गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए, ठीक है ना। आप सब लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान प्रकाश गुप्ता और ज्ञान सर, ठीक है ना। इस तरह से हमारा नाम तो जो है कि स्टूडेंट तरह तरह के जो है कि रखते हैं। कुछ स्टूडेंट तो हमें नॉलेज लाइट भी कहते हैं, ठीक है ना। और इस एजुकेशन के क्षेत्र में हमारा जो है कि वर्षों गुजर गया, कम से कम 22 साल से हम जो है कि अपने करियर का इस एजुकेशन लाइन में दिए। कितने लोगों का आश्चर्य होता है कि झूठ तो नहीं बोल, लेकिन इसमें कोई वो नहीं है। 22 साल का अनुभव लेकर के और कुछ दिनों से हम चैनल पर आए हैं। हम कहें कि इस तरह से जो है कि सामाजिक स्तर पर तो बहुत सारे जो है कि विश्व स्तर पर है, और कुछ चैनल पर भी अपने एक्सपीरियंस का जो है कि बांटा जाए। क्या मैंने एक्सपीरियंस गेन किया 22 सालों 20 सालों में, ठीक है ना। लेकिन कुल मिलाकर मैंने यही देखा, ठीक है ना, कि मैक्सिमम लोग रटते हैं। अब बार बार हम कहते हैं कि समस्याओं से लड़ना सीखो, रटना नहीं, पढ़ना सीखो, ठीक है ना। पढ़ने यदि आप सीख गए तो इतना जो है कि आनंद है कि किसी भी चीज़ में उतना आनंद नहीं मिलता है। जानने की कोशिश कीजिए, उसको बोझ बना करके ढूंढने की कोशिश मत कीजिए। केमिस्ट्री है, अरे समीकरण तो इतना हार्ड होता है, कैसे कैलकुलेशन करते, कुछ नहीं है। यदि बात का अंदाज़ा लगाना है तो मेरे साथ आइए मेरे चैनल पर, ठीक है ना। और इसी क्रम में हम आप लोगों को एक छोटा सा टॉपिक बताने जा रहे हैं, इसको गौर से सीखना है। इससे पहले वाली वीडियो में हम आप लोगों को परासरण क्रिया और परासरण दाब के बारे में बता दिए। अब इसके बाद कुछ वैज्ञानिकों ने परासरण दाब के लिए अपना अनुभव जो है कि दिया, और उस अनुभव को प्रायोगिक रूप से उसने अध्ययन किया और अपने विचार थ्योरी को दिया। उसमें एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है वान हाफ। क्या बताते हैं, इस बात को गौर से सुनना है। एक बार सुन लिया तो जो परासरण दाब के नियम है जिन्होंने कि वान हाफ ने दिया है एकदम क्लियर। तो वान हाफ ने परासरण दाब के नियम बताया। क्या क्या उन्होंने, तो तनु विलयनु की परासरण दाब पर सांद्रता व ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके लिए उन्होंने अध्ययन किया। तन विलयनु की सांद्रता व ताप का प्रभाव क्या करता है। तन विलयन का जो परासरण दाब है उस पर सांद्रता और ताप का परासरण दाब पर, जो भी परासरण दाब जो हम लोग पढ़े हैं, उस परासरण दाब जो कि द्रव स्थिति की दाब जो कि अर्धपरगम झिल्ली पर डाला जाता है, उस परासरण दाब का विलयन की सांद्रता और ताप कैसे प्रभावित करता है उस दाब को। कब वह दाब घटता है और कब वह दाब बढ़ता है, इसके लिए वान हाफ ने नियम दिया था। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार गैस का दाब होता है, गैसों में दाब होता है ना, गैसीय दाब, वो भी ताप पर निर्भर करता है। गैसीय दाब ताप पर निर्भर करता है, मोलों की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक उसी प्रकार से वान हाफ ने बताया कि तनु विलयनों का परासरण दाब भी सांद्रता और ताप को पर प्रभावित होता है, और उसमें दो साइंटिस्टों का योगदान है। पहला है बायल वान हाफ नियम। बायल वान हाफ नियम कहते हैं कि बायल के गैसीय नियम से तुलना करते हुए वान हाफ ने नियम दिया था, बायल के गैसीय नियम से। और दूसरा चार्ल्स के नियम से तुलना करते हुए वान हाफ ने दिया, तो इसको चार्ल्स वान हाफ नियम कहते हैं। तो ये हमारे परासरण दाब की दो नियम हैं,
परासरण दाब के नियम। परासरण दाब के हमारे दो नियम हैं। पहला कौन सा नियम है? तो बायल वानठाप नियम। बायल वांट हाफ नियम। वांट हाफ ने बायल के जो गैसीय नियम उससे तुलना करते हुए नियम दिया था, उसको बायल वांट हाफ नियम। क्या कहता है? ये कह रहा है कि ताप को स्थिर कर दिया जाए, स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। ध्यान दीजिए, गौर से सुनिए। कह रहा है बायल वांट हाफ क्या कह रहा है कि स्थिर ताप पर ताप को न बदला जाए, ठीक है ना, तो उस विलयन का परासरण दाब सांद्रता बढ़ाने पर बढ़ेगा, सांद्रता कम करने पर कम होगा, सांद्रता के समानुपाती होता है। बायल का क्या कर रहा है? बायल के नियम क्या है भाई? कि स्थिर ताप पर किसी भी विलयन का परासरण दाब है, उस विलयन की सांद्रता के क्या होता है? समानुपाती होता है, ठीक है ना। मतलब कि सांद्रता बढ़ाएंगे, गाढ़ा विलयन करेंगे तो वह विलयन उतना ही परासरण दाब अधिक उत्पन्न करेगा, और विलयन को जितना ही तौन करते जाएंगे पतला, वो उतना ही कम परासरण दाब उत्पन्न करेगा। मान लेंगे यदि विलयन का परासरण दाब पाई हो और उसकी सांद्रता C पर भी लीटर में हो, तो बायल वांट हाफ के नियम के अनुसार परासरण दाब पाई समानुपाती C। मतलब क्या? परासरण दाब है ये, पाई क्या है? परासरण दाब है। परासरण दाब बढ़ेगा कब? सांद्रता बढ़ेगी तो। समानुपाती लगाए हैं तो परासरण दाब बढ़ेगा कब? जब सांद्रता बढ़ेगी। जब सांद्रता घटेगी तो परासरण दाब भी घटेगा। या पाई इक्वल हम लिख सकते हैं K इंटू C, जहाँ पर K क्या है? एक स्थिरांक है, ठीक है ना। अब दूसरा क्या मिलता है हमें, इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर देंगे। चार्ल्स वांट हाफ नियम है। वांट हाफ नियम क्या बताया था भाई चार्ल्स ने? इन्होंने बताया कि तन विलयनों का जो परासरण दाब है, ठीक है ना, वो किस पर निर्भर करता है? तो किसी भी विलयन का परासरण दाब ताप के समानुपाती होता है। मतलब कि यदि हम ताप को बढ़ाते हैं, सांद्रता को स्थिर कर दें और ताप को बढ़ाते हैं, तो विलयन का परासरण दाब बढ़ता है। तो चार्ल्स ने क्या नियम दिया कि स्थिर सांद्रता पर, सांद्रता को मतलब विलयन को न गाढ़ा करे न पतला करे, सांद्रता को स्थिर रखा जाए और उसके ताप को बढ़ाया जाए, तो उसका परासरण दाब क्या होता है? बढ़ता है। मतलब कि स्थिर सांद्रता पर किसी भी विलयन का परासरण दाब उसके ताप के समानुपाती होता है। मतलब कि परासरण दाब P समानुपाती T। ये जो है कि आपके दो इक्वेशन बन गए। अब इन दोनों इक्वेशनों को मिला करके, ठीक है ना, मिला दिया गया, और तो दोनों को मिला दीजिए, तो मिलाएंगे तो मिलेगा कि पाई, ठीक है, समानुपाती C इंटू T हो जाएगा। दोनों को मिलाएंगे तो पाई समानुपाती C इंटू क्या हो जाएगा? T, दो मिलेगा, ठीक। या हम इसको तो लिख सकते हैं पाई इक्वल, यहाँ पर लगा देंगे, इसको लिख सकते हैं पाई हटा करके यहाँ पर, तो पाई इक्वल C इंटू T। अभी लिख सकते हैं पाई बराबर
सी क्या होता है, एन बाई, यहाँ पर लगा देंगे एस सी इंटू टी, लगा दिए। जहां पर एस क्या है, एस नियतांक है, क्या है, एस नियतांक है, इसको क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कांस्टेंट, विलयन नियतांक कहते हैं। तो बॉयल के अनुसार क्या लिए कि स्थिर ताप पर किसी भी विलयन का प्रासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है, और स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का प्रासरण दाब उसके ताप के समानुपाती होता है। ठीक ना, तो ये ले लिए किससे हम, चार्ल्स वांटहर्फ नियम से, ये किससे ले लिए, बॉयल वांटहर्फ नियम से। अब दोनों को मिला दिए, पाई समानुपाती सी इंटू टी या पाई इक्वल एस सी इंटू टी। एस क्या हो गया भाई, नियतांक है जिसको विलयन नियतांक कहते हैं। अब हम लिख सकते हैं इसको कि पाई इक्वल एस, सी को हम लिख सकते हैं, सी क्या है, सांद्रता है, तो सांद्रता बराबर क्या होता है, एन बाई भी, ठीक ना, टी। अब एन क्या है, मोलों की संख्या बटे आयतन। सांद्रता बराबर होता है, हम जानते हैं कि सांद्रता सी बराबर एन बाई भी, मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। तो अब सी की जगह लिख दिए, या हम लिख सकते हैं पाई भी इक्वल एन एस टी, ये फॉर्म, ये भी इधर कर दिए। या हम लिख सकते हैं पाई इक्वल एन, क्या है, मोलों की संख्या है, एन क्या है, तो यहाँ पर एन मोलों की संख्या है, तो मोलों की संख्या को हम डब्ल्यू बाई एम से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक ना, तो डब्ल्यू बाई एम एस टी लिख सकते हैं। ठीक ना, तो इस फॉर्मूले से हम प्रासरण दाब या विलेय के अनुभार की गणना कर सकते हैं, किससे, पाई इक्वल डब्ल्यू बाई एम एस टी, इस फॉर्मूले से किसकी, तो विलेय के अनुभार या विलयन के प्रासरण दाब की गणना कर सकते हैं। ठीक ना, तो इसी क्रम में हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं और तब जो है कि आगे बढ़ते हैं। किसी भी केमिस्ट्री का किसी भी टॉपिक पर न्यूमेरिकल जो है बहुत हार्ड नहीं होता है। पहले तो उस न्यूमेरिकल से संबंधित उस थियरी को ध्यान से समझिए, रटिए मत, ठीक है ना। तो ये जैसे हम समझ में आ गया कि ये फॉर्मूला है, इस पर या तो अणुभार या प्रासरण दाब निकालने के लिए आएगा। ये किस तरह क्वेश्चन है, कह रहा है कि 24 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर शर्करा विलयन, एक शर्करा का विलयन है, इसको 24 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर रखा गया है। वो प्रासरण दाब अपना शो कर रहा है, कितना है प्रासरण दाब, मतलब क्या, पाई 2.4 वायुमंडल। एक शर्करा का विलयन है जो कि 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा गया है और प्रासरण दाब शो कर रहा है कितना, तो 2.5 वायुमंडल। तो कर दिया, तो विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करना है। ठीक है ना, क्या ज्ञात करना है, सांद्रता, टेम्परेचर भी दिया हुआ है, टी कितना दिया हुआ है, 24 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना। अब इसको हम बदल देंगे केल्विन में, तो 24 प्लस 273 जोड़ दीजिए, इसमें 7 9, तो ये हो गया आपका टेम्परेचर 279 हो गया। अब विलयन का स्थिरांक दिया रहता है एस इक्वल, ये घोल नियतांक है, विलय स्थिरांक है, कितना दिया हुआ है 0.0821 लीटर, इसमें मापते हैं लीटर वायुमंडल, लीटर वायुमंडल डिग्री पर मोल। तो बच्चों ध्यान देना है,
हमें क्या कह दिया हुआ है, तो प्रासरण दाब दिया हुआ है, ताप दे दिया है और विलयन स्थिरांक दिया रहता है क्वेश्चन में, तो पूछ रहा है कि सांद्रता निकालना है। तो फॉर्मूला हम जानते हैं सांद्रता का कि प्रासरण दाब पाई इक्वल सी एस टी। तो पाई हमें फाइंड क्या करना है, सी फाइंड करना है, तो सी इक्वल पाई बाई क्या हो जाएगा, एस टी। पाई दिया हुआ है कितना, 2.5, घोल नियतांक भी दिया हुआ है 0.0821 और टेम्परेचर भी दे दिया है कितना, तो 297 रख दीजिए। इसको गुणा कर देंगे और गुणा करके 2.5 को डिवाइड कर देंगे इतने से, ठीक। तो डिवाइड कर देंगे तो C इक्वल आ जाएगा हमारा आपका 0.1025। क्लियर है, आ जाएगा, ये हो जाएगा मोल, क्या होगा, ग्राम, ग्राम में हम लेंगे ना तो ग्राम पर मोल डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना, डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हो गया आपका सांद्रता, ठीक है ना। तो प्रासरण दाब के नियम 22.5, 4.5, इससे कैसे इक्वेशन बनता है, इस इक्वेशन की उत्पत्ति और इस पर एक एग्जाम्पल, इसकी कैलकुलेशन हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। तब तक हम एक दूसरे टॉपिक जान देखिए। कुछ ऐसे विलयन होते हैं जिसको हम अति परिसारी विलयन कहते हैं और कुछ को कहते हैं आद्य परिसारी। तो किन विलयनों को अति परिसारी कहते हैं, कौन कौन विलयन है हमारे पास, तो अति परिसारी और आद्य परिसारी विलयन, इसके बारे में हम लोग जान लेंगे। अति परिसारी कौन सा है, अति परिसारी विलयन और आद्य परिसारी विलयन। अति परिसारी विलयन कह रहा है कि समान ताप पर दो विलयन लीजिए, ताप क्या हो, समान हो, और अर्ध पारगम्य झिल्ली से अलग कर दीजिए। इसमें दो विलयन ले लीजिए ताप समान करके और अर्ध पारगम्य झिल्ली से, ठीक ना, दोनों विलयनों को क्या कर दीजिए, अलग कर दीजिए। तो कह रहा है कि समान ताप पर दो विलयनों को अर्ध पारगम्य झिल्ली से अलग करने पर जिस विलयन का प्रासरण दाब अधिक होता है उसे अति परिसारी विलयन कहते हैं, ठीक है ना। तो दो विलयन ले लिए, अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा दिए और अलग कर दिए, तो जिस विलयन का प्रासरण दाब अधिक होगा, ठीक ना, तो उस विलयन को कहेंगे अति परिसारी। तो समान ताप पर अर्ध पारगम्य झिल्ली से अलग किए हुए दो विलयनों में जिस विलयन का प्रासरण दाब अधिक होता है उसे अति परिसारी विलयन कहते हैं। किसे, ताप स्थिर हो और अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा करके दो विलयनों को अलग अलग रखते हैं और देखते हैं कि किसका प्रासरण दाब अधिक है। तो जिस विलयन का प्रासरण दाब होगा अधिक वह अति परिसारी विलयन कहलाता है। और दूसरा क्या है भाई, आद्य परिसारी विलयन। तो समान ताप पर अर्ध पारगम्य झिल्ली से अलग करने पर जिस विलयन का प्रासरण दाब कम होता है उससे आद्य परिसारी विलयन कहते हैं। चलो कर दिए, तो मान लीजिए कि इसका प्रासरण दाब अधिक है तो ये क्या कहलाएगा, अति परिसारी, और इसका कम है तो ये क्या हो जाएगा, आद्य परिसारी। तो अर्ध पारगम्य झिल्ली, समान ताप पर अर्ध पारगम्य झिल्ली से अलग करने पर जिस विलयन का प्रासरण दाब अधिक होता है वो अति परिसारी, और जिसका कम होता है उसको आद्य परिसारी विलयन कहते हैं। ये टॉपिक समझ में दिया गया हो तो यदि समझ में आया तो लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो
प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि नहीं समझ में आया है तो डिसलाइक मारिए। और चलिए।